हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसके कुछ पीवाईक्यू लगा रहे हैं। और वैसे मैं रोज़ाना मतलब वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, लेकिन आज है जो हमें पीवाईक्यू करने हैं, तो इसलिए मैं आपको आज इस टाइप से पढ़ाऊंगा ना। तो चलो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि यदि समान प्रतिरोध और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकता क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो इसने हमें प्रतिरोधकता दी है 5 ओम और 20 ओम। तो दोनों तारों की हमें त्रिज्या ज्ञात ज्ञात करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना जो एरिया होता है जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। पाई हमारा कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से ए समानुपाती आर स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है ना। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध रहता है वो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आर एंटी प्रोपोर्शनल 1/e होता है, राइट। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह, मतलब जो क्षेत्रफल है ए है, इसकी जगह पे आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर समानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो अब अपने पास ये फॉर्मूला आ गया ना। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है कि आर आर है समानुपाती 1/r स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। इसी प्रकार हम R2 का लगाते हैं। R2 का वो क्या आ जाएगा, अपने वो आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपन में ये आ जाएगा। तो ये क्या बना, R1/r2 समानुपाती, और ये हो गया अपना R2 का स्क्वायर अपन में R1 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 5 ओम और 6 ओम। तो पहले वैल्यू पुट करने से पहले जो इन लोगों का जो स्क्वायर है, इसको हम पूरे वो R2 अपन में R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है, ये इस पे आ जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो अपन इसको ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कि R1 अपन में R2, ये रूट आ जाएगा, और ये R2 अपन में R1 आ जाएगा, है ना। तो अब हम ये वैल्यू पुट यहाँ पे करते हैं, वैल्यू पुट। तो R1 का मान कितना हमारे पास 5 ओम, तो ये 5 ओम हो गया। R2 का मान कितना है 20 ओम, तो ये 20 ओम हो गया। ठीक है, ये हम वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया अपना R2 अपन में R1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो ये रूट में अपने पास रूट में 1/4 बचा। हम जानते हैं रूट में 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट तो 1 होता है, वो रूट 4 का मान 2 होता है। तो ये आ गया अपने पास R2 अपन में R1 का मान, R2 अपन में R1 का मान अपने पास क्या है, 1/2 आ गया है ना। R2 का मान 1 है, R1 का मान 2 है, लेकिन इसने हमसे पूछा है, लेकिन इसने सीक्वेंस में पूछा है, तो पहले R1 लिखेंगे। तो ये R1 अपन में R2, R1 अपन में R2 आ जाएगा 2/1 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1। इसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, अगर प्रतिरोध 5 ओम और 20 ओम है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया हमारा ए हो गया, राइट। इसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन कि इसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर चालक व्यास है, उसका व्यास कितना है। पहले तो हम जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें व्यास दे रखा है, वो है 1 सेंटीमीटर, राइट। अब दूसरा है हमारे पास ये विद्युत रोधन, मतलब जो इंसुलेशन, जो चालक के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, उसका क्या है, उसकी मोटाई है। तो क्या है, इंसुलेशन की मोटाई, इंसुलेशन की जो मोटाई है वो कितनी है हमारे पास, वो है 0.859 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद बोल रहा है कि 1 मीटर लंबा तार है, तो उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर हो गई, लंबाई इसकी 1 मीटर हो गई। इसके बाद बोला लंबे कोर केबल की विद्युत रोधी प्रतिरोध का पता लगाना है। तो हमें इंसुलेशन का प्रतिरोध निकालना है ना, इंसुलेशन का प्रतिरोध निकालना है, इंसुलेशन का प्रतिरोध निकालना है। इसने ये बोला है कि विद्युत रोधी प्रतिरोध का पता लगाइए, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि विद्युत रोधी पदार्थ का अपेक्षित प्रतिरोध ये है। अगर ये बोल रहा है कि जो इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है, आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं अपन प्रतिरोधकता को। तो इसने बोला कि जो प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता
ये भी बोलिए कि इंसुलेशन की प्रतिरोधकता है। ये भी इसने बोला कि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता है, तो इंसुलेशन की प्रतिरोधकता है ये कितनी, 6 × 10⁴ है ना, 6 × 10⁴ है, 6 × 10⁴ और ये ओम सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज़ हमें देखी है। अब इसने पूछा क्या है कि भाई इंसुलेशन का प्रतिरोध है ना, ये पूछा है, ये इसने पूछा है ना, ये ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है ना, कभी किसी चालक का प्रतिरोध निकालना रहता है ना, चालक का, जब हम चालक का प्रतिरोध निकालते हैं ना, तब तो हमारा फॉर्मूला होता है कि R बराबर ρL/A होता है ना। ये हमारा चालक का प्रतिरोध निकालना होता है, लेकिन यहाँ इंसुलेशन का पूछा है। लेकिन जब कभी कुचालक का प्रतिरोध निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो कुचालक के लिए जो फॉर्मूला रहता है R बराबर ρ/2πL होता है, ρ/2πL ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको, है ना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इनकी जो इकाई है ये हम समान कर लेते हैं। देखो एक तो इसमें आएगा रो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हम मीटर में करेंगे, है ना। तो इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, 6 × 10⁴ ये अपने ओम मीटर में चेंज हो जाएगा। इसमें हम 100 का भाग लगा देंगे, 100 से 2 ये क्या, 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं, 2 से 1 हट जाएगा तो ये बनेगा 10⁻12। तो ये अपना आ गया 6 × 10⁻12 ओम मीटर, ये अपना आ गया रो आ गया, ये आ गया इंसुलेशन की प्रतिरोधकता फाइनली ना, ये आ गई। और अपनी हम भाई मीटर में है ही, और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, R बराबर ρ/2πL है, तो रो का मान लिख देंगे, तो 6 × 10⁻12, 6 × 10⁻12 2π है ना, 2 और पाई है, पाई का मान हम 3.14 लिख देंगे, 3.14 लिख देंगे। अब जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है 1 मीटर, लंबाई कितनी है हमारी 1 मीटर है, ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको भी हम काट देंगे, तो ये आ गया 3/3.14। जब 3 का 3.14 में हम भाग देंगे ना, 3/3.14 × 10⁻12, जब इसका भाग देंगे ना तो ये 0.954 के समथिंग आएगा, है ना, ये वाला आएगा, क्या आएगा 0.954 × 10⁻12 और ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो प्रतिरोध का जो ये आंसर आएगा इंसुलेशन का प्रतिरोध अपना ये होगा, ये कितना है 0.954 × 10⁻12 ओम, ये अपना इसका आंसर आ गया है, राइट। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या बोला कि चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है ना। कोई टुकड़ा है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं भाई, नहीं सबसे पहले पढ़ते हैं, चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है यदि शीशा का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना, शीशा का जो प्रतिरोधकता है वो 30 गुना है, तो चांदी के तार की 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार की प्रतिरोधकता कितना होगा वो निकालना है। तो हम इसका भी आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे चांदी, जो भी चांदी की चीज़ें होगी वो, और इधर लिख देंगे हम शीशा, है ना। सबसे पहले बोला है कि चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है, तो हमें इसका कोई प्रतिरोध दिया हुआ है, वो कितना है 1 ओम है, ठीक है। तो उसके बाद बोला यदि शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना है, शीशा का 30 गुना, अगर इसका रो है ना, अगर इसका 1 है, देखो अगर चांदी का 1 है ना तो चांदी का 30 गुना, ये किसके बात कर रही है, पहली बात तो विशिष्ट प्रतिरोधकता है ना, मतलब प्रतिरोधकता की, चांदी का 1 है ना तो शीशे का 30 गुना है, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, शीशे का कितना आ गया 30 आ गया, है ना। अब हमसे बोल के रहा चांदी के 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध निकालना है। अब हमें बोल रहा है कि जो शीशे का जो प्रतिरोध है ना वो ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, और इसकी जो लंबाई कितनी बोल रहा है कि शीशे के तार की जो लंबाई है वो 1/3 है, इसका व्यास है, इसका जो व्यास है वो भी 1/3 है। और मैंने आपको पढ़ा है कि जब भी मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अपना जब भी व्यास, मोटाई या त्रिज्या की बात हो तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1/1/100 हो जाता है। तो इसका जो क्या बोला मैंने, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 100, ये अपना जो इसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 का 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पाई r 100 होता है, ये त्रिज्या का 100 होता है, यहाँ पे 100 होता है ना, इस वजह से इसका भी 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9। तो ये अपना क्षेत्रफल 1/9 आ गया, लंबाई 1/3 आ गई, और रो का इसने 30 मान दिया ही है, तो हमें निकालनी है r बराबर ρL/A, ये हमें शीशे का प्रतिरोध निकालना है, राइट। तो रो है, रो की वैल्यू लिखेंगे भाई 30 वैल्यू है, ठीक है। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई 1/3 है, लंबाई 1/3 निकली,
ठीक है, बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/9 है, क्षेत्रफल 1/9 है ना, तो ये 1/9 ऊपर हट जाके उल्टा हो जाएगा, तो 30 इंटू 1/3 इंटू 9/1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 10, 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 99। तो अपने जो शीशा है ये, अपने जो शीशा है, शीशे का जो प्रतिरोध आया है वो कितना आ गया 90 आ गया, तो इसका आंसर ये आ गया 90। ठीक है, इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है अपना, 4 नंबर सवाल है, वो क्या है, एक कोयल में तांबे के एक तार के 200 टन है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 0.8 mm स्क्वायर है, प्रति टन माध्य की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तांबे की प्रतिरोधकता है ये है, तो कोयल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो, जो भी चीज़ हमें सवाल में दे रखी पहले तो हम वो लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। तो सबसे बोला है कि भाई एक तांबे का तार है तो इसके जो टन है ना वो कितने हैं भाई, 2000 इसके टन है, सही बात कही, 2000 टन है, तो इसका अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है इसका क्षेत्रफल है वो कितना है भाई 0.8 mm है, 0.8 mm स्क्वायर है। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो m है ये है मिलीमीटर, और मिली का मान होता है 10⁻³ लेकिन ये एक स्क्वायर है तो 10⁻³ का एक स्क्वायर 10⁻৯, ये आ जाएगा, सॉरी 6 है ना, 0.8 इंटू 10⁻⁻6, ये अपना मीट्रिक में चेंज हो जाएगा इस प्रकार है ना, 10⁻³ इंटू 10⁻6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ये आ गया, एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब बोला प्रति टन जो माध्य की लंबाई होती है, अपना जो टन होता है उस एक टन की जो लंबाई है ना, तो हम क्या निकालेंगे, अब कुंडली की लंबाई निकालेंगे। एक जो टन है ना, एक टन की लंबाई है, इसने बोला 80 सेंटीमीटर भी टन की लंबाई है। अब एक टन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तो 200 टन अपने पास, तो इंटू 200 करेंगे, सॉरी 2000 करेंगे, 2000 कर देंगे तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा। तो पहले तो इस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लग जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये 8 दूनी 16 आ जाएगा, और ये 2 जीरो 1 और 2 जीरो, तो ये 1600 मीटर आ गया है ना। पहले सेंटीमीटर में था, हमने इसको चेंज कर दिया, मीटर में कर दिया। अपने पास एरिया की लंबाई आ गई, और ये प्रतिरोधकता दे रखी है, रो दे रखा है प्रतिरोधकता, वो कितनी है भाई, इसमें मतलब 0.02 है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻6 ओम मीटर। तो ये तो हाँ, तो देखो अपन ने अपना एरिया निकाल लिया, इसमें एरिया हो गया 0.8 इंटू 10⁻6 हो गया, इसकी जो लंबाई है वो अपने 1600 मीटर निकाल दिया अपन ने, इसकी प्रतिरोधकता अपन को दे लगी थी, वो अपन ने एज इट इज लिख ली, और ये मीटर के अंदर पहले से है, इनको हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला, R बराबर रो L में A। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपन को, तो रो की वैल्यू पुट यहाँ पे लिख देंगे, रो का मान 0.02 इंटू 10⁻6 ओम मीटर हो गया, ये हमने लिख दिया। इसके बाद है लंबाई, लंबाई की वैल्यू लिख देंगे हम, 1600 मीटर हो गई। ठीक है भाई, अब बोला एरिया लिखो, तो एरिया कितना है अपना 0.8 भाई, 0.8 इंटू 10⁻6, ये अपना क्या आ गया, एरिया आ गया। अब यहाँ से हम इनों को देखो, 10⁻6 से 10⁻6 गया, पहली बात तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, तो 100 लगा दिया हमने, इस पॉइंट को हटाया तो 10 ऊपर गया। ठीक है, ये 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, 8 के पढ़े से हमें इसको काटना है, 8 का मान 8 दूनी 16, ये कट गया, यहाँ पे बचा अपना 2, और यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर ये 2 बचा, फिर ये 2 आ गया, इंटू फिर ये 10 बचा, तो ये क्या आंसर आया, 2 दूनी 4, 1 2 10 40, ये अपना क्या आ गया 40 ओम अपना ये प्रतिरोध आ गया, क्या आ गया 40 ओम अपना प्रतिरोध आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भाई तार की प्रतिरोधकता क्या बोला है, भाई पहले तार की प्रतिरोधकता का मान 3500 मतलब 35 ओम है, तो बोला कि प्रतिरोध है, इसने बोल दिया भाई प्रतिरोध कितना है भाई 35 ओम है, वजन 5 kg है, तो अपन लिख लेंगे भाई वजन 5 kg है, 5 kg है। ठीक है, यदि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, अब बोल दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध रो, प्रतिरोधकता दे दी इसने, कितनी दे दी 0.7 इंटू 10⁻8 8 ओम मीटर। ठीक है, अब बोला कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालना है, ए निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपन में, ये होता है ए है, ए को इधर भेज देंगे तो रो L अपन में R आ जाएगा, रो की वैल्यू है, R की वैल्यू है। अब अपने पास यहाँ पे लंबाई नहीं है ना, लेकिन लंबाई इसने दे रखी है, ये अपना जो ओम दे रखा है ये कितना है 35 ओम पर किलोमीटर है ना, मतलब इसने लंबाई दी है यहाँ पे कि भाई 1 किलोमीटर लंबाई है उस तार की। अब ये है किलोमीटर में, हम मीटर में बदलेंगे तो पहली बात तो एक किलोमीटर है। ठीक है,
मीटर में बदलेंगे तो ये 1000 मीटर आ जाएंगे। तो अपनी लंबाई कितनी है 1000 मीटर, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। रो की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, ये अपने पास रो की वैल्यू आ गई। लंबाई कितनी है भाई 1000 मीटर है भाई। ठीक है, इसके बाद भाई आर कितना है अपना, आर लिख देंगे, कहाँ पे है आर, आ रहा है ये 35 ओम। ठीक है भाई, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। पॉइंट घटाएंगे तो भाई 0 लग जाएगी, सीधी सी बात है। 35 से ये गया, कितनी बार गया 5 बार, 7 के पाड़े से। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 गया। ठीक है ना। अब ये 2 0 है, 2 0 से ये जाएगा, ये जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻⁶ बचेगा। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया 1/5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 1/5 का मान कितना होता है, जब 5 का 1 में भाग दोगे तो ये आएगा अपने पास 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 इंटू 10⁻⁶, 0.2 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा ना। अगर ये ऐसा ही है अपना ऑप्शन में तो ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको वो 0.2 और 0.2 इंटू 10⁻⁶ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। अगर ये पॉइंट नहीं है, अगर ये बोले कि ये पॉइंट हटाओ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ भी आ जाएगा। जो भी अपना ऑप्शन जैसे भी मैच होगा वो आ जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर अपना क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁶। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे आते हैं कि भाई एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है और 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुना ये है, तो अपन 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध निकालो है ना। तो भाई सबसे पहले इसने प्रतिरोध दिया है, कुंडली का प्रतिरोध दे रखा है 600 ओम है ना। ठीक है, और अपना 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणक बोल रहा है। ताप गुणक होता है, इसको अल्फा से दर्शाते हैं, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणक, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसने बोला 0.1% है। अब परसेंट को हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1/100 आ जाएगा। 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, रो मतलब अल्फा आ गया, ताप गुणक आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि R 50 डिग्री पे प्रतिरोध निकालना है, तुमको R निकालना 50 पे। इसका मतलब है ये जो 600 दे रखा है 20 पे दे रखा है, तुम्हें R 20 पे दे रखा है। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, क्या होता है कि RT2 बराबर RT1 और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है ना। और तापमान हमें पता ही है कि T1 का मान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, T2 का मान अपने ये जो 50 है ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सीधी सी बात है। R T2 मतलब T2 यानी 50, तो इसने बोला R 50 T1 मतलब 20 वन, तो R 20 वन। 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान अपने पास 0.01 है, कितना है 0.001 आ गया। T2 माइनस T1 50 माइनस 20। ठीक है, तो ये अपना ये आ गया। अब R 50 का मान हमें निकालना है, इसने बोला निकालना है, याद करना है। R 20 का मान तो दे रखा है 600 हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 0.001 आ गया। 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 आ जाएगा। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा अपना 0.30 आ जाएगा, राइट। जब इसको एक में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.030। ठीक है, ये आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 लग जाएगा, 1000 आ गया। तो 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 6 इंटू 103 आ गया। 6 इंटू 103 कितना आ जाएगा 618 ओम आ जाएगा भाई। तो 618 ओम अपना इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ये इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा है ना, ताप गुणक वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अगले वाले में देखते हैं। मैंने आपको ये पूरा रजिस्टर का टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ, अब इसके सवाल करवा रहा हूँ बाकी है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले टॉपिक पढ़ के ही ये सवाल कर रहे होंगे। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तब तो इजीली हो जाएंगे ये सवाल। क्या देखो, अब अगला देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% की वृद्धि होती है, तो तापमान गुणक अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले उसने बोला कि भाई तुम्हें अल्फा ही निकालना है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि एक तापमान हमने T1 को मान लिया, T1 हमने मान लिया कि भाई 0 डिग्री है, 0 डिग्री से T2 हमें 20 डिग्री सेल्सियस ने दिया हुआ है। तो इसी प्रकार R0 का प्रतिरोध कितना है, हमने मान लिया कि भाई 100 ओम है, हमें नहीं पता। अब 40% की वृद्धि होगी तो R20 पे कितना हो गया 140 ओम हो गया। बस अपना आंसर आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। वही है RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो वही है R22 R20 है ना,
R20 पे कितना जाएगा 140 ओम, तो 140 ओम। R T1 का मान कितना है 100 ओम, ये 100 ओम आ जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान हमें उसने पूछा है तो ये निकालना है। अब आ जाएगा 20 माइनस 0 कितना आएगा 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 100 का ये इंटू में तो ये भाग में जाएगा, 140 में 100 का भाग लग दोगे तो 1.40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.40। ठीक है, 1 प्लस 20 अल्फा आ जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का आएगा, इधर आके माइनस का होगा तो एक में से ये गया तो 0.40 बचेगा, 0.40 बच जाएगा बराबर 20 अल्फा। अल्फा निकालना तो ये 20 का हम भाग लगा देंगे, तो 0.40 में 20 का हम भाग लगा देंगे ना। 20 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका देंगे तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 0.02। इसका मात्रा क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये है अपना कलर कोडिंग से रिलेटेड सवाल है ना, तो भी इसमें लिखते हैं। उसने बोला BRYG लिखा है। अब G मतलब हमें टोलरेंस की बात कर रहा है, 4 बैंड का है। T क्या टोलरेंस है, टोलरेंस मतलब सहनशीलता है, टोलरेंस की बात कर रहा है, सहनशीलता की बात कर रहा है। ठीक है, जी क्या आता है अपना गोल्ड आता है, क्या आता है गोल्ड। अब गोल्ड की हम जानते हैं प्लस माइनस 5% होती है। तो पहले देखते हैं कि भाई 5% है किसमें, भाई इनमें तो 10 है, तो ये तो पहले गलत हो गए। अब बचे ये तो है ना, इनमें देखो 10 की पावर 4 है, प्लस माइनस 5 है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इसमें पहले बैंड में दिक्कत आ रही है, 1 है कि 2 है। तो बी मतलब क्या होता है कि एक तो ब्लैक होता है, एक ब्राउन होता है और एक ब्लू होता है, लेकिन ब्लू तो बहुत दूर है, इसका मान तो 7 होता है, इसका मान अपने क्या रहता है 6 रहता है। और ये ब्लैक की वैल्यू 0 रहती है, ब्राउन की वैल्यू 1 है। तो ब्लैक होता तो ये क्या था 0 आता 0 आता, लेकिन वो तो नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आएगा ब्राउन मतलब 1 है। तो एक इसमें है कि भाई इसमें भी इसमें है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से, स्टेप से ये हो जाएगा अपना सवाल है ना। और 2 तो कोई चांस ही नहीं था अपने आने का, क्योंकि ये तो रेड का नंबर होता है, तो इस वजह से स्टेप से सवाल हो जाएगा। अब ये अगले में आते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, 6 के 8 है ना। मैंने बोला था जहाँ पे भी ये है क्या है एम है आर है के है जो भी है, तो इसका मतलब होता है पॉइंट है, तो यहाँ पे 6.8 आ जाएगा। और के का मतलब किलो ओम है, तो 6.8 किलो ओम हो गया। ठीक है, अब ये एफ क्या है टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। और मैंने आपको बताई थी कि जो अपना एफ है, एफ की प्लस माइनस जी मतलब 1% होती है, जी की 2% होती है, फिर जे की एम एन की रहती है, जे की 5, के की 10, एम की 20 और एन की 30% होती है। ये मैंने आपको लिखवाया था ना। तो यहाँ पे क्या लिखा एफ की कितनी होती है प्लस माइनस 1% होती है। यहाँ से कौन सा आंसर ठीक है अपना, ये वाला आंसर ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि ये एक थ्योरेटिकल सवाल है ना। इसमें बोला है कि श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध है, उसमें स्थिर वोल्टेज स्रोत से जुड़े हुए हैं, वोल्टेज का मान स्थिर है। यदि उनमें से एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शेष प्रतिरोधों में क्या इफेक्ट होगा, इस प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का क्या प्रभाव होगा, धारा बढ़ेगी घटेगी समान रहेगी कम होगी क्या होगा भाई, है ना। तो इसने यही चीज बोली है। हम जानते हैं कि V समानुपाती IR होता है, मतलब V बराबर IR होता है ना। अब और I बराबर V अपॉन में R हो गया। उसने बोल दिया ये तो नियत है, ठीक है, I एंटी प्रोपोर्शनल हो गया 1/R हो गया ना, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं जुड़ते हैं क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस टाइप से चलता रहता है। लेकिन इसने बोला कि एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो हमारा R4 शॉर्ट सर्किट हो गया, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, टोटल प्रतिरोध कम हो गया। क्या हो गया, टोटल प्रतिरोध कम हो गया। अब टोटल प्रतिरोध कम हो गया तो धारा होगी वो क्या बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी धारा वो सभी के अंदर बढ़ जाएगी, मतलब ओवरऑल जो धारा है, जो कुल धारा है उसका मान तो हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ओवरऑल धारा का मान हमारे पास बढ़ जाएगा। तुम सोचो कि ये जो प्रतिरोध है ये अपना प्रतिरोध है, हमने मान लिया कि भाई इसका मान हमने मान लिया कि भाई 50 है 40 है ना,
या इसका 60 है, इसका इसका 80 हो गया। अगर ये 80 ओम कम हो गया, देखो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 50 40 90 90 60 150 150 और 180 230 आएगा। लेकिन अगर 80 हट गया, 80 ओम हट गया तो कितना आएगा, ये 150 ओम ही रह गया। तो ओवरऑल प्रतिरोध कम हो गया, ओवरऑल प्रतिरोध कम हो गया तो धारा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इसमें धारा बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें समांतर में पूछे, अगर इसी प्रकार समांतर में पूछे कि भाई एक प्रतिरोध है वो ओपन हो गया, समांतर में कुछ प्रतिरोध लगे, एक प्रतिरोध ओपन हो गया, तो क्या होगा, ओवरऑल क्या उसमें जो वोल्टेज रहेगी, उसमें ओवरऑल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या, तीन प्रतिरोध, हम अगला सवाल देखते हैं। तीन प्रतिरोधों का अनुपात 1 2 3 है। जब इन्हें समांतर में विद्युत करते तो प्रभावी प्रतिरोध 60 ओम है। तो श्रेणी में प्रतिरोध का मान निकालो। ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। इसमें बोला कि प्रतिरोध हमने मान लिया कि R1 है, कोई R2 है, कोई R3, तीन प्रतिरोध है ना। इन्होंने इनको एक रेशियो में दिया है कि अगर ये x है ना तो ये 2x होगा और ये 3x होगा, एक रेशियो में दिया है। अब बोला कि समांतर में जो टोटल प्रतिरोध है, समांतर में R टोटल है, R इक्विवेलेंट है, वो कितना है भाई, 60 ओम है। तो श्रेणी में क्या होगा, इसने ये चीज़ पूछी है। तो हम जानते हैं कि भाई समांतर में होता क्या है कि भाई 1/RT टोटल या इक्विवेलेंट कर दो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। और RT का मान अपने को दिया गया 1/60 ओम दिया हुआ है। 1/R1 कितना x है, ये कितना आएगा 2x है, ये 1/3x है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 6x आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 3 + 2 आ जाएगा ना, 6 + 3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 11/6x हो जाएगा, 11/6x हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे तो ये इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1/60 था तो ये 60 हो जाएगा। ये 6x/11 आ जाएगा। कि 6 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 11 है, 11 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर 10 × 11 कितना आ गया, 110 आ गया। इसका मतलब x का मान 110 आ गया। x का मान 110 आ गया तो हम सीरीज के अंदर जानते हैं R1 + R2 + R3 ये होगा। तो R1 ये x है, ये 2x है, ये 3x है, वैल्यू पुट कर देंगे तो 110 आ जाएगा, प्लस 2 × 110 आ जाएगा, प्लस 3 × 110 आ जाएगा। तो 110 प्लस 220 प्लस 330, तो ये हो गया अपना 300 200 500 500 एक 660 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 660 ओम। ये अपना 660 ओम टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 660। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले पे क्या है, अपना ये प्रतिरोध वाला सवाल है। प्रतिरोध वाला ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये भी अपना इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना परिपथ है। ठीक है, तो इसमें अपन को प्रतिरोध निकालना है। ए से बी के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है। हमें क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, हम जो ये पॉइंट है ना, इनको कुछ हम मान लेते हैं। अगर ये पॉइंट हम देखो ए और बी तो इसने नाम दे रखा है, हम मान लेंगे x और y मान लेंगे, x व y मान लेंगे, है ना। इस वाले पॉइंट को हमने x मान लिया, इस वाले पॉइंट को ये मान लिया हमने, x मान लिया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट तो हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहीं पे शॉर्ट तो हो रहा है। अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने इस y को मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो ये वाला पॉइंट सीधा शॉर्ट तो हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला भी y होगा। इसमें तो ये वाला भी y होगा, ये वाला y होगा। तो अब हम बनाते हैं कि भाई ये परिपथ बनाते हैं हम। तो ये 2 ओम है। ठीक है, अब इसके बाद बोला इसको हमने x मान लिया। ठीक है, ये 15 ओम है, जितना 10 ओम है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने y मान लिया। तो उसने बोला x से y जाएंगे तो 10 और 15 आ गया। ठीक है, 10 और 15 आ गया। ठीक है, अभी बोल रहा y और x के बीच में, ये फिर से ये x और y के बीच में ही तो है, तो ये हमने x और y के बीच में ये भी जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो भाई ये कितना आ गया, 40, ये 40 आ जाएगा और ये 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी x और y के बीच ही है, तो ये भी x और y के बीच जोड़ देंगे।
ये ये कितना आ गया 30 हो गया, 30 ओम, ये अपना 20 ओम हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे तो ये वाई के आगे तो क्या लग रहा है, बी लग रहा है, तो बी को जोड़ देंगे। ये कितना, ये 8 ओम है। तो ये अपना ये जो परिपथ है ये शॉर्ट में ये ऐसा बनेगा, और ये ऐसा बनेगा, तो हमें पता है सब कुछ रेडी हो गया हमारा सर्किट। ये सीरीज में है, 15 और 10 कितने हो गए, ये 25 ओम का हो जाएगा। 40 और 10 कितने हो गए, ये 50 ओम हो जाएगा। और 30 और 20 कितने हो गए, ये भी 50 ओम हो जाएगा। तो इसको हम निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो ये अपना बहुत ईजी सवाल हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहले सवाल को देखने पे लग रहा था कि भाई क्या है, सीरीज है, समांतर, क्या सीन है इसका, लेकिन अब ये इजी हो गया है। ये 25 है, इसने बोला ये 50 है, ये 50 है, और ये अपना फिर प्रतिरोध है, तो ये 2 ओम है, ये 8 ओम है। अब पहले हम इन दो का निकालते हैं कि भाई हमने बोला था अगर समांतर में n मान के प्रतिरोध है ना, कि अगर r मान के प्रतिरोध n संख्या में जुड़े हुए, तो हमारा फॉर्मूला था r/n। ये किसमें था, समांतर में। ये बात याद है, समांतर में r/n था, ठीक है। तो समांतर में 50 और 50 भी वही है, तो 50/2, 50 के 2 प्रतिरोध है, तो 50 के 2 प्रतिरोध, तो इन दोनों का ओवरऑल कितना आ गया, 25 ओम। इन दोनों का 25 ओम आ गया, तो 25 और 25 ये दोनों समांतर में, तो 25/2, 25/2 का मान कितना आ जाएगा, 12.5%। तो ये परिपथ कैसा हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 12.5%, 12.5 आ जाएगा। ये तो अपना 2 ओम हो गया, ये अपना 8 ओम हो गया, और इसका हमने निकाला 12.5 ओम हो गया। 12.5 ओम हो गया, तो ये अपना आंसर आ गया। 2 और 8 10, 10 और 12 कितने हो गए, 22.5, 22.5 ओम इसका आंसर आ गया ना। ये सवाल पहले टफ था, लेकिन बाद में बहुत इजी तरीके से हो गया। जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, तो ये जो पॉइंट रहते हैं जहाँ मिलते हैं, इनको कुछ ना कुछ मान लिया करो, इससे ये इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ना। क्योंकि अगर ये एक्स है, तो ये वाला वायर सीधा यहीं पे उड़ रहा है, तो ये भी एक्स ही होगा, ये छोटी तो हो रहा है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। सेम सवाल। अब बताए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक छोटी का, इसने बोला है कि क्या बोला है कि व्यष्टि प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजीय योग द्वारा किस प्रकार के संयोजन पर व्युत्क्रम समतुल्य प्रतिरोध दिया जाता है। ये बोल रहा है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है ना, वो व्युत्क्रम किस में होता है, व्युत्क्रम किस में होता है, समांतर में होता है। समांतर में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये क्या, इसी को तो बोलते हैं व्युत्क्रम, है ना। तो वो किस में होता है, समांतर में होता है, तो समांतर संयोजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आता है अगला सवाल कि ऐसे तार में क्या होगा जिसमें समांत में दरार। अब भाई हमने माना ये कोई अपना कंडक्टर है, कंडक्टर था, इसमें आ गई दरार आ गई, तो ये इस टाइप से दरार आ जाएगी, ठीक है। ये दरार आ गई, है ना, कंडक्टर ऐसा, बीच में से क्या आ गई, दरार आ गई, तो ये क्या होगा, ओपन परिपथ हो गया। क्या हो गया, ओपन परिपथ हो गया। ओपन परिपथ में हम जानते हैं प्रतिरोध क्या रहता है, अनंत होता है, तो इसका आंसर अनंत आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, प्रतिरोधक सामग्री के सबसे भारी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जब भी हम परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, धारा का प्रवाह होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, चालक है। प्रतिरोध भी हमारा चालक होता है ना। और चालकों के बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 होते हैं ना, चालक के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ये है हमारा अगला सवाल। अगले में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। ये हो रहा है कि सिरामिक केसी का पाइप है, एक सिरेमिक केसी का पाइप है, उस पर हाइड्रोकार्बन की वाष्प जमा कर जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधों से एक की पहचान करो। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सिरेमिक केसिका की पाइप है, उस पर हाइड्रोकार्बन की वाष्प लगा दी। सिरेमिक केसिका की पाइप है, हाइड्रोकार्बन की वाष्प लगा दी, तो इस प्रकार जो प्रतिरोध बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार कौन से प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। तो ये अपना धात्विक फिल्म प्रतिरोध होता है ना, फिल्म कार्बन प्रतिरोध, उसका निर्माण इस टाइप से होता है। तो ये वाला याद रखना, क्या बोल रहा है, सिरेमिक केसिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन की वाष्प चढ़ाकर धात्विक फिल्म प्रतिरोध होता है, उसका निर्माण किया जाता है, इसको फिल्म कार्बन प्रतिरोध भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक की साइज अधिक होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रतिरोधों के गुण के अंदर मैंने बताया था कि एक तो क्या, मैंने प्रतिरोध के 3 गुण बताए थे। एक तो भी आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से और सस्ता हो ना, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि
इसकी वाट क्षमता अधिक होनी चाहिए। और वहाँ मैंने तुमको बताया था कि जिसका जितना अधिक बड़ा आकार होगा उसकी वाट क्षमता उतनी अधिक होगी। आकार छोटा तो वाट क्षमता कम, अगर आकार बड़ा तो वाट क्षमता अधिक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला साइज, तो इसकी वाट क्षमता ज़्यादा है उसका साइज अधिक होगा। तो वाट क्षमता देखो कि इसकी कितनी 50 वाट है, 50 से ज़्यादा है क्या, ये 10 वाट है तो इससे भी कम होगा, ये 1 वाट है, ये कम होगा, ये भी 1 वाट है, तो क्या है 50 वाट। अब ये 50 वाट का तो इसकी साइज अधिक है। ये मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, जिसका साइज ज़्यादा है ना, जिसकी वाट क्षमता ज़्यादा है, क्या है वाट क्षमता ज़्यादा है ना, उसका आकार भी अधिक होगा। हाँ, जिसका आकार बड़ा है तो वाट क्षमता अधिक, आकार छोटा है तो वाट क्षमता कम। इसी वजह से जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं उनकी वाट क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं। कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, इस वजह से उनकी वाट क्षमता भी कम होती है। ठीक है, अगला सवाल, आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग शक्ति परिपथ में किया जाता है। शक्ति परिपथ में किया जाता है ना, शक्ति परिपथ में किया जाता है। तो ये शक्ति परिपथ, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर में 2 परिपथ होते हैं। एक तो होता है लाइट एंड फैन सर्किट होता है, सबको पता है भाई। एक होता है लाइट एंड फैन सर्किट उप परिपथ होता है। एक होता है पावर परिपथ होता है, शक्ति परिपथ होता है ना। एक होता है पावर सर्किट, एक होता है लाइट एंड फैन सर्किट। तो उसने बोला कि शक्ति परिपथ में कौन सा यूज में लेंगे हम इनमें से, तो भाई इसमें वायर बाउंड यूज में लेंगे ना, क्योंकि इसकी वाट क्षमता अधिक है, इसमें अधिक वाट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो हमें अधिक वाट का चाहिए। और यहाँ पे कौन है वायर बाउंड, और मैंने बताया था वायर बाउंड की वाट क्षमता अधिक होती है, तो इसका यूज में लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के संयोजन में से एक नहीं हो सकता। क्या बोला, कणिकायत या पाउडर कार्बन या ग्रेफाइट, इंसुलेशन फिलर, रेजिन बाइंडर या सिरेमिक रोड। इसने सीधा सा बोला है कि जब भी तुम कार्बन प्रतिरोध बनाते हो तो कैसे बनता है, उसमें इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होता है। भी सबसे पहले हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो भरेंगे हम कार्बन पाउडर भरते हैं, है ना। पाउडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन भरते हैं या ग्रेफाइट का भरते हैं। तो सबसे पहले तो हम पाउडर को भरेंगे, उसके बाद उसमें इंसुलेशन के अंदर इसको फिल कर देंगे, फिर उसको एक रेजिन के द्वारा बांध दिया जाता है। क्या है, पहले पाउडर भर देंगे, कार्बन का पाउडर भर देंगे, फिर उसको उसमें इंसुलेशन भर देंगे, उसके बाद उसको बांध दिया जाता है। लेकिन उसमें सिरेमिक रोड नहीं होती है, कभी भी कार्बन प्रतिरोध में सिरेमिक रोड नहीं होती है ना। तो ये वाला आंसर सही है कि भाई ये वाला प्रोसेस नहीं होता है। उसमें कार्बन पाउडर भी भरते हैं, इंसुलेशन भी भरा जाता है और फिर उसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार कार्बन प्रतिरोधक का निर्माण होता है, इसमें सिरेमिक रोड का कोई प्रोसेस नहीं होता है ना। फिर आता 20 नंबर, ये आज का लास्ट सवाल है। तो क्या वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध, क्या बोला, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश, क्या है, प्रकाश पड़ने से बढ़ता है। वह प्रतिरोध जिसका विद्युत प्रतिरोध, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है, मतलब प्रकाश के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, प्रकाश के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है एलडीआर की। एलडीआर क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि प्रकाश पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो उसको क्या क्या कहते हैं, ये फोटोवोल्टाइक बोलते हैं, फोटो कंडक्टिव बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं या फोटो कंडक्टिव बोलते हैं, है ना। इसने बोला एलडीआर को हम क्या बोलते हैं, एक कोई फोटो कंडक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं, फोटो कंडक्टिव भी बोलते हैं, फोटो कंडक्टिव, है ना। एलडीआर को फोटो कंडक्टिव भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फोटो कंडक्टिव। कि वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है, प्रकाश के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो क्या कहलाता है, तो वो भी फोटो कंडक्टिव कहलाता है, वो एलडीआर कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज के सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर आपने ये सवाल कर लिए तो आपका मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अगर आपने इन सवालों को ढंग से पढ़ लिया तो जनरली आप नहीं अटकोगे। बाकी तो प्रैक्टिस तो देखो हर चीज़ की करनी पड़ती है, वो तो आपको करनी पड़ेगी ना। बाकी मैं ये सबसे मतलब बेस्ट क्वेश्चन लेके आया था अपनी साइड से, है ना। जहाँ पे बंदे अटकते हैं, मतलब ये वो सवाल थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए अपना इतना ही, तो फिर कल अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।